स्टूडेंट्स हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो एनसीईआरटी की एग्जांपल्स हैं, पहले वो कर लेते हैं। तो इसमें एग्जांपल नंबर 14.1, कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव द सेम लैटिस स्ट्रक्चर, व्हाई इज कार्बन इंसुलेटर वाइल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो इसमें ये पूछा हुआ है कि कार्बन जर्मेनियम और सिलिकॉन का सेम लैटिस स्ट्रक्चर होता है, यानी हर एक की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चार चार इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये चारों इलेक्ट्रॉन अपने नेबरिंग जो चार एटम्स होते हैं उनके साथ कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं। तो वाई इज़ कार्बन इंसुलेटर, तो फिर कार्बन इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है और जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो इसमें हमने ये बताना है कि जो कार्बन है उसके ऑर्बिट्स का नंबर कम होता है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसमें दो ही ऑर्बिट्स होंगी। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सेकंड ऑर्बिट जो है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक होगी, जिसकी वजह से उसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ बहुत ज़्यादा होगी। और अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट करना मुश्किल होगा, तो इलेक्ट्रॉन उसमें से लिबरेट नहीं होता है और वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। जबकि अगर हम देखेंगे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन का केस देखेंगे, उनमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ जाता है, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो उनमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो ऑर्बिट्स जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है उनमें इलेक्ट्रॉन चार ही होते हैं, लेकिन वो न्यूक्लियस से दूर हो जाने की वजह से अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर भी होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लिबरेट किए जा सकते हैं, क्योंकि उनके न्यूक्लियस के साथ इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है, तो वो लिबरेट हो जाते हैं। तो लिबरेट होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन बन जाता है और पीछे होल रह जाता है, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बन जाते हैं। तो इस तरह से वो सेमीकंडक्टर की तरह, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14.2 कि सपोज ए प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज़ 5 इंटू 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब। एक हमारे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल है, तो उसमें 5 इंटू 10⁻28 एटम्स हैं पर मीटर क्यूब। तो इट इज़ डोप्ड बाई 1 ppm। 1 ppm का मतलब हो गया 1 पार्ट पर मिलियन। तो 1 मिलियन में एक, अगर 1 मिलियन एटम होंगे सिलिकॉन के तो उसमें एक इम्प्योरिटी का एटम आ जाएगा। कंसेंट्रेशन ऑफ पेंटावलेंट आर्सेनिक, तो इम्प्योरिटी कौन सी है? पेंटावलेंट आर्सेनिक है। आपको पता है कि जो आर्सेनिक होती है तो उसका वो पेंटावलेंट होती है, यानी उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स गिवन दैट Ni इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब। तो हमसे पूछा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कितने बन जाएंगे। जो Ni है, Ni का मतलब जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स या होल्स हैं, तो जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स या होल्स हैं उनका नंबर हमें दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब। तो इसके सल्यूशन में हम ऐसा कर लेते हैं कि जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका नंबर लगभग 10⁻16 पर मीटर क्यूब है, जो कि बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू द जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे बाय डोपिंग। जो डोपिंग से प्रोड्यूस होंगे उसके कंपेरेटिवली इनका नंबर बहुत कम है। किस तरह से? जैसे एक एटम जो यहाँ पर बताया गया है कि एक एटम जो है सिलिकॉन का, वो डोप हो जाता है कितने में से? आउट ऑफ 10⁻6। 10⁻6 का मतलब हो गया 1 मिलियन, क्योंकि बताया हुआ था 1 पार्ट पर मिलियन। तो 1 ppm बताया हुआ था, 1 पार्ट पर मिलियन। तो 10⁻6 एटम्स अगर होंगे सिलिकॉन के, उसमें से एक जो है वो डोप हो जाएगा। तो अगर हमारे पास 1 मीटर क्यूब में
सिलिकॉन के 1 मीटर क्यूब में 5 इंटू 10⁻28 एटम्स हैं, तो उसमें कितने डोपिंग हो जाएगी? 5 इंटू 10⁻28 डिवाइडेड बाई 10⁻6, दैट इज 5 इंटू 10⁻22। तो 5 इंटू 10⁻22 एटम्स जो हैं उनकी डोपिंग हो जाएगी। तो आपको पता है कि अगर एक एटम डोप होता है तो एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो जाता है। तो इसका मतलब 5 इंटू 10⁻22 एटम्स हमारे पास बनेंगे पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच वर थर्मली जनरेटेड। तो ये बहुत ज़्यादा नंबर है। तो अगर ये नंबर बड़ा है तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तकरीबन किसके बराबर होगा? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे डोपिंग की वजह से, या जितने एटम्स हम डालते हैं डोपिंग जितनी करते हैं तकरीबन उसके बराबर हो जाएंगे। आपके पास जो फार्मूला है NeNH इज इक्वल टू NI का स्क्वायर, तो ये जो फार्मूला होता है इसमें NH किसके बराबर बन जाएगा? NI का स्क्वायर डिवाइडेड बाई NE सॉरी। तो इसमें NI का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर बन जाएगा? 1.5 इंटू 10⁻16 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁻32। तो डिवाइडेड बाई एन ई किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻22, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था कि 5 इंटू 10⁻22, 5 इंटू 10⁻22 जो थे वो हमने कैलकुलेट किया था कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे पर मीटर क्यूब, तो ये बन जाएगा 4.5 इंटू 10⁻9 पर मीटर क्यूब। इतने होल्स बनेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी इतने ही बन जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये बन जाता है, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स या होल्स बनेंगे। तो ये करने के बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14.3। कैन वी टेक ए वन स्लैब ऑफ p टाइप सेमीकंडक्टर एंड फिजिकली जॉइन इट टू अनदर n टाइप सेमीकंडक्टर टू गेट pn जंक्शन? तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक स्लैब हम ले लें p टाइप सेमीकंडक्टर की और उसको फिजिकली जॉइन कर दें, उसको जोड़ दें अच्छी तरह से एक n टाइप की सेमीकंडक्टर की स्लैब के साथ, तो क्या वो pn जंक्शन बन जाएगा? तो इसका आंसर होगा नो। इसका आंसर नो हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है किसी क्रिस्टल में वो बहुत ही छोटा होता है, तकरीबन 2 से लेकर 3 एंगस्ट्रॉम तक होता है। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू बहुत ही कम होती है, दैट इज़ 10⁻⁻10 मीटर, तो बहुत छोटी वैल्यू होती है। तो लेकिन जब हम इन दोनों स्लैब्स को पी टाइप और एन टाइप की स्लैब्स को आपस में जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद क्या होगा कि इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेसिंग रह जाएगी। इंटर एटॉमिक जो डिस्टेंस होता है उसके कंपेरेटिवली इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो ये एक किस्म के डिसकंटिन्यूस माना जाएगा कि एक स्लैब अलग है दूसरी अलग है, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो इसलिए ये कभी भी पीएन जंक्शन नहीं बनाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज़ 14.4। इसमें ये कहा है कि वी आई करेक्टरिस्टिक्स हमें दिए गए हैं सिलिकॉन डायोड के। तो इसमें हमें कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एट आई डी इक्वल टू 15 मिली एम्पेयर एंड वी डी इक्वल टू 10⁻10 वोल्ट। तो हमने क्या करना है कि हमने ये निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है डायोड का किस टाइम पर, जबकि हमारे पास डायोड का करंट जो है वो है 15 मिली एम्पेयर, और दूसरे केस में जब डायोड की वोल्टेज जो है वो है -10 वोल्ट। तो चलिए हम देख लेते हैं। आप लोगों को पता है कि ये जो कर्व है, जो हमारी कर्व है, तो वो लगभग एक स्ट्रेट लाइन की तरह बन रही है। 10 से लेकर 20 तक आप देखोगे, 10 मिली एम्पेयर से लेकर 20 मिली एम्पेयर करंट जो है उसके लिए कर्व जो है वो लगभग स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो इसको हम स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। तो आपको पता है कि 10 मिली एम्पेयर पर करंट जो वोल्टेज है वो तकरीबन 0.7 है, और 20 पर जो वोल्टेज है वो 0.8 है।
तो अगर हम यहाँ पर देखना चाहेंगे ए पार्ट में कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। तो वोल्टेज में कितनी चेंज आती है, 0.7 से 0.8 दैट इज इक्वल टू 0.1। तो करंट में कितनी चेंज आती है, 10 से लेकर 20 तक, दैट इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। तो जब आप 0.1 वोल्ट को 10 मिली एम्पियर से डिवाइड करोगे यू विल गेट 10 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम बन जाता है। तो बी पार्ट अगर हम देखते हैं उसमें -10 वोल्टेज है, वोल्टेज -10 है, और करंट अगर आप देखोगे यहाँ पर करंट जो बन रहा है दैट इज़ इक्वल टू 1 माइक्रो एम्पियर। तो अगर हम करंट की वैल्यू यहाँ पर 1 माइक्रो एम्पियर लिखेंगे तो करंट नेगेटिव आ रहा है, -1 माइक्रो एम्पियर। तो अगर हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट और करंट जो है 1 माइक्रो एम्पियर। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं इट कम्स इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁷ ओम। तो दोनों केसेस में हमने रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया। तो ये बिल्कुल बात क्लियर है कि फॉरवर्ड बायस के वक्त जो हमें देखने में मिला कि रेजिस्टेंस जो है डायोड का बहुत कम है, और जब रिवर्स बायस किया तो रेजिस्टेंस डायोड का बहुत ज़्यादा हो जाता है।